नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। किसानों के लिए पीएम मोदी अब से कुछ देर में शुरू करेंगे दो बड़ी योजना। पीएम धन धान्य और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से पैदावार बढ़ाने और दलहन उत्पादन में आएगी तेजी। बिहार चुनाव को लेकर आज शाम तक एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान संभव। उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए बीजेपी ने बुलाई कोर ग्रुप की बैठक। चिराग पासवान अपने संसदीय बोर्ड में लेंगे अंतिम फैसला। अमेरिका चीन में फिर शुरू हुआ ट्रेड वॉर। ट्रंप की ओर से 1 नवंबर से चीन पर 100% टैरिफ और सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर निर्यात नियंत्रण लगाने की घोषणा। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु समेत दक्षिण के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के आसार। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। और दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन भारत के लिए अच्छी नहीं रही शुरुआत। दोहरे शतक से चूके यशस्वी जायसवाल 175 रन पर लौटे पवेल। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, देश के किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में दो बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस बार के बजट में घोषित की गई पीएम धन धान्य योजना की शुरुआत आज से होने जा रही है, जिसके तहत पैदावार के लिहाज से देश के पिछड़े 100 जिलों की पहचान करके उन्हें खेती में आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी देश को दलहन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए दलहन आत्मनिर्भरता योजना की शुरुआत करेंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों बड़ी पहल की शुरुआत करके देश के अन्नदाताओं को बड़ा संबल प्रदान करेंगे। दलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाने और देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के पूसा में दो बड़ी योजनाओं पीएम धन धान्य और दलहन आत्मनिर्भरता योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी किसानों से संवाद भी करेंगे और उन्हें सम्मानित भी करेंगे। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब भारत की कृषि पिछली सरकारों से नहीं बल्कि वैश्विक मानदंडों पर आंकी जाएगी। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का फूड बास्केट बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ाने का सवाल है। मुझे कहते हुए गर्व है कि 2014 से लेकर अब तक कुल खाद्यान्नों का उत्पादन हम देखें तो 40% के आसपास बढ़ा है। गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, इनके उत्पादन में हमने रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। और इसी का परिणाम है कि आज गेहूं और चावल में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। हमारे भंडार भरे हैं। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का हमने कृषि उत्पादों का निर्यात भी किया है। इन योजनाओं के तहत कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी 1100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। कुल मिलाकर 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की ऐतिहासिक पहलें किसानों की तरक्की के लिए शुरू की जा रही हैं। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। वर्ष 2030-31 तक दालों की बुआई का क्षेत्र 275 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। दालों का उत्पादन 242 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन का लक्ष्य तय किया गया है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए अच्छे बीज किसानों तक मिनी किट्स के रूप में पहुंचाए जाएंगे। जल्द ही 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज किसानों को दिए जाएंगे, जिनमें से 88 लाख बीज किट निःशुल्क वितरित होंगे। 2030-31 तक हम दालों के एक तो क्षेत्रफल को, जो दालें जितने एरिया में बोई जाती है, ओवरऑल हम क्षेत्रफल भी बढ़ाएंगे। अभी जो क्षेत्रफल है वह 275 लाख हेक्टर, इसको बढ़ा के 310 लाख हेक्टर किया जाएगा। ये हमने टारगेट रखा है।
मोदी सरकार ने देश में ऐसे 100 जिलों को चिन्हित किया है जहां उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है। इन जिलों में सिंचाई, भंडारण और ऋण सुविधाओं को बढ़ाकर किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अनुज यादव के साथ अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशाल एशियाई गिर राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने स्थानीय जनजातीय लोगों से भी बातचीत की। राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समुदाय की प्रकृति अनुकूल जीवन शैली सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने परंपराओं के संरक्षण के साथ साथ विकास के महत्व पर जोर दिया। और आपको बता दें, बिहार में चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। नामांकन का दौर शुरू तो हो गया है, लेकिन मसला अभी भी सीट शेयरिंग पर फंसा हुआ है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि एनडीए के घटक दलों में इस पर सहमति बन चुकी है। पटना में आज शाम तक एनडीए के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे के भी ऐलान किए जाने की खबरें हैं। इस बीच दिल्ली में आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी तो उन्हें अंतिम रूप भी दिया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। कोर ग्रुप की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और कोर कमेटी के अन्य सदस्यों सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। इसके बाद बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी जल्द बुलाई जाएगी। चर्चा है कि 1-2 दिनों में बीजेपी बिहार विधानसभा के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। और वहीं एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दल एनसीपी रामविलास ने भी आज संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की मौजूदगी में इस बैठक में चुनावी रणनीति पर बात होगी। ये बैठक दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में सुबह 11 बजे शुरू होगी। दरअसल खबरें आ रही थीं कि चिराग पासवान बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, लेकिन कल उन्होंने साफ कर दिया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं वहां उन्हें अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि जल्द ही सारी घोषणाएं कर दी जाएंगी। पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी ने सीट शेयरिंग पर कहा कि चिराग पासवान जो भी निर्णय लेंगे वो अंतिम होगा। राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है कि उनकी लगातार बातचीत चल रही है और हम लोग जितने भी पार्टी के सभी सांसद और पदाधिकारी हैं उन्होंने हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया था। जो भी उनका फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। अब क्योंकि चुनाव है, ऐसी बैठकें पार्टियों में होती रहती हैं, उसी में हम लोग अभी जा रहे हैं। जैसे ही कुछ होगा आप सबको सूचित कर दिया जाएगा। सब अच्छे से पहले ही अच्छे से समन्वय तरीके से हो जाए, यही हम लोग का टारगेट है। उधर बिहार में कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि महागठबंधन में भी सीटों का समझौता हो चुका है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। आरजेडी ने कांग्रेस की हां और ना के बीच अपने नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की अध्यक्षता में पार्टी ने केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लाकर इसे पारित कर दिया। महागठबंधन में दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हुए पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि सीएम के चेहरे को लेकर वो कोई समझौता नहीं करने वाली। महागठबंधन में सीट समझौते की घोषणा में देरी को देखते हुए सीपीआईएम ने अपने 2 मौजूदा विधायकों सत्येंद्र यादव और अजय कुमार को नामांकन भरने का निर्देश दिया है। वाम दल सीट समझौते में देरी से नाराज हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी, जिन्होंने 1996 में जनता दल के साथ विधायक के रूप में शुरुआत की थी, 1970 के दशक में आपातकाल विरोधी आंदोलन में जयप्रकाश नारायण और कई अन्य नेताओं के करीबी थे। उनसे बात की हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने, जिन्होंने तेजस्वी के हर घर सरकारी नौकरी देने के वादे पर भी अपनी राय दी। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति जो बिहार की है और महागठबंधन और खासकर एनडीए के बीच जो लड़ाई है, उसके लिए हम बात करेंगे महान समाजसेवी और सामाजिक धारा के अग्रदूत शिवानंद तिवारी जी। घोषणा की कि हम जब हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। तो क्या यह संभव है सर? हम नहीं कर सकते हैं। अब तेजस्वी जी ने किस आधार पर, देखिए हम रोजनामा के राजनीति से बिल्कुल अलग हो गए। हमारे शरीर भी इजाज़त नहीं देता है, मेरी उम्र भी इजाज़त नहीं देती है, तो इसलिए हमारा जाना आना भी बंद है। हम लालू यादव के यहाँ भी गए हुए हमको महीनों हो गया। तेजस्वी तो खैर उनसे बात करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए हम जानते नहीं हैं कि किस आधार पर ये दावा किया, उनके दिमाग में ये क्या है। लेकिन दावा बहुत बड़ा है, बल्कि और भी उनका आश्वासन है कि अगर हम बन गए तो हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। तो अब देखिए क्या होता है। इसीलिए हमने कहा
कि कांटे की लड़ाई है। अब ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है उनके लिए एकदम साफ सुथरा सड़क बना हुआ है और फिर अगली दफ़ा उसी तरह से हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमारा भी महागठबंधन का भी रास्ता एकदम साफ सुथरा बना हुआ है, उनके कुर्सी से हटा के हम बैठ जाएंगे। लेकिन लड़ाई जो है कांटे की है। तो महागठबंधन में जो दल शामिल हैं और कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, CPI-ML कुछ कह रहा है, मुकेश सहनी जो छोटी पार्टी है वो भी बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं। कोई भी गठबंधन हो, इधर का हो या उधर का हो, वो जो भी उस गठबंधन का हिस्सा रहता है उसकी कोशिश ये रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अनुकूल सीट लें। तो ये खींचतान जो है चलता रहता है। तो ये थे शिवानंद तिवारी साहब, जिनका कहना है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांटे की लड़ाई है। कोई ये नहीं कह सकता कि NDA के लिए रास्ता साफ है, कोई ये नहीं कह सकता कि महागठबंधन के लिए रास्ता साफ है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, DD न्यूज़, पटना। तो एक पशुपेश की स्थिति नजर आती है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी उठापटक तेज नजर आती है। राजद नेता तेजस्वी यादव की ओर से करोड़ों लोगों को नौकरी देने वाले बयान पर भाजपा नेता सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि राजद के पास 2 से 3 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने की क्षमता नहीं है। ये लोगों को बहकाने की सिर्फ कल्पना है। सब तो काल्पनिक बात हो सकता है। आप सोचिए कि कितना लोग, 2 करोड़ से ज्यादा लोग का घर है ऐसा जिसमें कि कोई सरकारी नौकरी वाले नहीं है। तो क्या 2 करोड़ 3 करोड़ आदमी को सरकारी नौकरी देने की क्षमता है? ये बिल्कुल कपोल कल्पना है, लोगों को बहकाने की एक बात हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर का दौरा किया। मंदिर में पहुंचते ही बच्चों ने मंत्रों और प्रार्थनाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद राजनाथ सिंह ने मंदिर में पूजा अर्चना की और देवस्थान की शांति का अनुभव किया। उन्होंने मंदिर परिसर का अवलोकन किया और वहां मौजूद भक्तों से मिलकर आशीर्वाद भी लिया। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं राजस्थान की, जहां पुलिस की खुफिया इकाई ने अलवर निवासी मंगत सिंह को ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। मंगत सिंह गोविंदगढ़ का रहने वाला है और उसे अलवर छावनी क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाया गया। जानकारी के अनुसार मंगत को एक पाकिस्तानी महिला हैंडलर ने ईशा शर्मा नाम से हनी ट्रैप में फंसाया और पैसों के बदले जानकारी देने के लिए फंसाया। CID इंटेलिजेंस राजस्थान ने उसे गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ राजकीय गुप्त कार्य अधिनियम 1923 के तहत जयपुर स्थित विशेष पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। आज लोकनायक JP की जयंती है। इसे अवसर पर खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया X पर तस्वीर साझा कर लिखा कि लोकनायक JP की जयंती पर अभिलेखागार से एक दुर्लभ झलक। यहाँ आपातकाल के दौरान लिखी गई उनकी पुस्तक जेल डायरी के कुछ पन्ने हैं। आपातकाल के दौरान लोकनायक JP ने कई दिन एकांत कारावास में बिताए। उनकी जेल डायरी में उनकी पीड़ा और लोकतंत्र में अटूट विश्वास दर्ज है।
उन्होंने लिखा था, भारतीय लोकतंत्र के ताबूत में ठोकी गई हर कील मेरे दिल में ठोकी गई कील के समान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और एक वीडियो भी साझा किया। जयप्रकाश जी के जीवन को कालखंड को हम देखें तो ध्यान में आता है कि इतने उतार चढ़ाव और निराशा आना बहुत स्वाभाविक होता है। उस उम्र में उस व्यक्ति में वो चेतना थी कि देखा देश का हाल, फिर खड़े हो गए, फिर मैदान में आ गए, संपूर्ण क्रांति का विचार लेकर के आ गए और लाठी गोली जुल्म के बीच आ गए। मैं समझता हूं सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियों से कभी निराश नहीं होना चाहिए। इससे बड़ा जयप्रकाश जी का कोई संदेश नहीं हो सकता है। आज उनके जन्म जयंती पर हम यही उनसे प्रणाम करते हुए कहें कि हमें शक्ति दो, संपूर्ण क्रांति का मंत्र संपूर्ण विकास क्रांति के मंत्र के रूप में परिवर्तित हो। हम सच अर्थ में सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र को लेकर के राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, लोकतंत्र के मूल्यों को और अधिक ताकतवर बना करके चले। यही आशीर्वाद उनसे मिलते रहे। ये वीडियो साझा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आपको बता दें, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें नमन किया। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लोकतंत्र के परम उपासक, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन करता हूँ। तत्कालीन सरकार द्वारा देश पर थोपे गए आपातकाल के दौरान राष्ट्र की जनतांत्रिक चेतना को जागृत कर लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में आपने महती भूमिका निभाई थी। देश और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोकनायक का महान व्यक्तित्व और आदर्श हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत की राजनीति में जिन नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम प्रमुख है। बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मे जयप्रकाश नारायण के लोकनायक बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जीवन भर समाजवादी विचारधारा के जरिए समाज में बदलाव लाने का काम करने वाले जेपी ने उम्र के ऐसे पड़ाव पर भारतीय राजनीति में वापसी की जब देश के युवा परिवर्तन की राह पर बिना नेतृत्व के चल पड़े थे। जेपी राजनीति से संन्यास ले चुके थे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उन्होंने वापसी की और संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ संघर्ष के मैदान में कूद पड़े। संपूर्ण क्रांति का उनका दर्शन और आंदोलन भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव तो लाया ही, साथ ही देश के सामाजिक ताने बाने को बदलने में भी कारगर साबित हुआ। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। अपने जीवन में संतों जैसा सम्मान केवल दो नेताओं ने प्राप्त किया। एक महात्मा गांधी थे तो दूसरे जयप्रकाश नारायण। इसलिए जब सक्रिय राजनीति से दूर रहने के बाद जेपी ने 1974 में सिंहासन खाली करो कि जनता आती है के नारे के साथ वो मैदान में उतरे तो सारा देश उनके पीछे चल पड़ा, जैसे किसी संत महात्मा के पीछे चल रहा हो। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपने विचार, दर्शन, उच्च आदर्श और अनोखे व्यक्तित्व से न सिर्फ देश की दिशा तय की, बल्कि आम आदमी की कल्पनाशीलता को भी जगाया। जेपी आंदोलन के नाम से मशहूर संपूर्ण क्रांति आजाद भारत में पहला सबसे बड़ा जन आंदोलन था, जिसने इंदिरा गांधी की सरकार को हिला दिया, नेताओं की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया और राजनीतिक जीवन में ईमानदारी लाने की कोशिश की। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा गांव में हुआ था। स्कूली शिक्षा पटना के कॉलेजिएट स्कूल से हुई। बाद में कॉलेजिएट स्कूल छोड़कर बिहार विद्यापीठ में दाखिला ले लिया। 1920 में 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह प्रभावती देवी से हुआ। बिहार विद्यापीठ से पढ़ाई करने के बाद 1922 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका में पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उन्होंने खेतों, कंपनियों, होटलों में काम किया। उन्होंने अमेरिका से ही बीए और एमए की डिग्री हासिल की। अमेरिका से वापस लौटने के बाद 1929 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने पर 1932 में उन्हें जेल जाना पड़ा। 1932 में नासिक जेल में कारावास के दौरान उनका संपर्क अनेक समाजवादी नेताओं से हुआ।
दिसंबर 1939 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में जयप्रकाश ने लोगों से आह्वान किया कि दूसरे विश्व युद्ध का फायदा उठाते हुए भारत में ब्रिटिश शोषण को रोका जाए और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंका जाए। इस वजह से अंग्रेजों ने उन्हें 9 महीनों के लिए दोबारा जेल में डाल दिया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब जेपी ने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर आंदोलन को चलाया। हालांकि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। लेकिन 9 नवंबर 1942 को दिवाली के मौके पर वो अपने 6 साथियों के साथ जेल से फरार हो गए। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर सक्रिय रूप से काम किया। ब्रिटिश शासन के अत्याचार से लड़ने के लिए नेपाल में उन्होंने एक आजाद दस्ता बनाया। कुछ महीनों के बाद सितंबर 1943 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और अप्रैल 1946 में वो रिहा हुए। 70 के दशक की शुरुआत में जब देश का आम आदमी बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्ट शासन तंत्र से पीड़ित था, तब जेपी का एक दूसरा रूप देखने को मिला। 1974 में गुजरात के छात्रों ने उनसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ नवनिर्माण आंदोलन के नेतृत्व का आग्रह किया। उसी वर्ष जून में उन्होंने पटना के गांधी मैदान में एक जनसभा से शांतिपूर्ण संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। इस आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की वजह से ही जनता ने उन्हें लोकनायक के खिताब से नवाजा। इस आंदोलन के अंत में आपातकाल की घोषणा हुई, जो बाद में जनता पार्टी की जीत में तब्दील हुई और मार्च 1977 में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। आपातकाल के दिनों में जेल में बंद रहने के दौरान उनकी तबीयत काफी खराब हो गई, जिस वजह से 12 नवंबर 1976 को उन्हें रिहा कर दिया गया। किडनी खराब होने की वजह से 8 अक्टूबर 1979 को पटना में जयप्रकाश नारायण का निधन हो गया। 1965 में उन्हें लोक सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वाजपेयी सरकार ने 1999 में मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। तो जाना आपने किस तरीके से जीवन रहा खासतौर से जयप्रकाश नारायण का और उनके लोकनायक बनने की कहानी भी। भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और प्रख्यात समाजसेवी की। आपको बता दें, मैं अपने लिए नहीं अपनों के लिए हूँ, अपने वे हैं जो पीड़ित और उपेक्षित हैं। ये शब्द हैं भारत रत्न नानाजी देशमुख के। आज उनकी भी जयंती है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट। मैं अपने लिए नहीं अपनों के लिए हूँ, अपने वे हैं जो पीड़ित और उपेक्षित है। ये उद्गार है राष्ट्र ऋषि भारत रत्न नानाजी देशमुख के, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और ग्रामीण उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी के सर्वोदय और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांतों को आत्मसात कर नानाजी ने हर एक सांस गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और ग्रामीण स्वावलंबन के लिए समर्पित कर दिया। चाहे एक राजनीतिज्ञ के रूप में राष्ट्र सेवक रूप हो या फिर एक स्वयं सेवक के रूप में समाज सेवक स्वरूप, नानाजी के चिंतन, मनन और कार्यान्वयन के केंद्र में सदैव ग्राम स्वराज की स्थापना रही। स्थान गांव में बसता है और सारे काम गांव से शुरू होने चाहिए। प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख का जन्म 11 अक्टूबर 1916 को मराठवाड़ा के कदौली गांव में हुआ और उनका बचपन का नाम चंडिका प्रसाद था। हर कोई उन्हें दुलार से नाना पुकारता था। बचपन में ही माता पिता के देहावसान ने बालक चंडिका प्रसाद को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। बेहद मेधावी रहे नानाजी ने उच्च शिक्षा के लिए 1939 में बिरला कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए राजस्थान के पिलानी का रुख किया, लेकिन नियत ने उनके लिए कुछ और निर्धारित कर रखा था। राष्ट्रवादी विचारधाराओं से प्रेरित होकर नानाजी समाज सेवा और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार से प्रेरित होकर नानाजी देशमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध हुए। 15 अगस्त 1940 से नानाजी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में संघ कार्य प्रारंभ किया और कालांतर में उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक बने। गोरखपुर में ही नानाजी ने देश के पहले संस्कार विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की। विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की अपनी असाधारण योग्यता से उन्होंने संघ की शाखाओं का तेजी से विस्तार किया। स्वतंत्रता के बाद जनसंघ की स्थापना के दौरान नानाजी ने एक प्रतिबद्ध संगठनकर्ता और एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में अपनी उत्कृष्टता को साबित किया। नानाजी देशमुख
गैर कांग्रेसी राजनीति का प्रमुख केंद्र बन गए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एक सुयोग्य और अभिन्न साथी। 1968 में पंडित जी के असामयिक निधन के बाद उन्होंने उनकी स्मृति में पंडित दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की और उसके माध्यम से एक वैचारिक संवाद की शुरुआत की। नानाजी देशमुख ने जेपी आंदोलन में जनभावना जगाने में प्रमुख भूमिका निभाई और वे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के घनिष्ठ मित्र रहे। आपातकाल में जेल, जनता पार्टी की स्थापना और 1977 में जनता पार्टी के सत्ता में आने पर मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को ठुकराना नानाजी देशमुख के विलक्षण व्यक्तित्व का उदाहरण है। 1978 में नानाजी ने सक्रिय राजनीति छोड़ने की घोषणा की और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा और अनुभव को सार्वजनिक जीवन के प्रति समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय के मार्गदर्शन के अनुसार गांव-गांव में प्रत्येक आबादी को स्वावलंबी और स्वाभिमानी और कर्तृत्ववान बनाने का प्रयास किया। नानाजी देशमुख ने अपना समूचा जीवन एकात्म मानववाद के दर्शन को वास्तविकता के धरातल पर उतारने में लगाया। नानाजी ने भूदान आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया। नानाजी देशमुख ने ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य किया। नानाजी की तपस्थली चित्रकूट उनके ग्रामीण विकास की संकल्पना की जीती जागती मिसाल है, जहां उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय है। नानाजी का ग्रामीण विकास का चित्रकूट मॉडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक पुनर्निर्माण का प्रसिद्ध उदाहरण है। 27 फरवरी 2010 को नानाजी देशमुख का निधन हो गया और उनकी वसीयत के अनुसार उनके शरीर को मेडिकल छात्रों को शोध के लिए दान कर दिया गया। वर्ष 1999 में राष्ट्र की असाधारण सेवा के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और राष्ट्र और समाज के प्रति उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए 2019 में उन्हें भारत रत्न सम्मान से अलंकृत किया गया। नानाजी देशमुख आधुनिक भारत के ऐसे राष्ट्र ऋषि थे जिन्होंने न केवल अपना समूचा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए वे पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने विशेष स्मारक सिक्के और डाक टिकट जारी किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने सेवा, एकता और समर्पण की एक शताब्दी के सम्मान में विशेष स्मारक सिक्के और डाक टिकट जारी किए हैं। ये विशेष स्मारक सिक्के कोलकाता मिंट की वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर किए जा सकते हैं, जबकि स्मारक डाक टिकट पूरे भारत में स्थित फिलाटेली ब्यूरो में उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में एनडीआरएफ की 13वीं बटालियन ने सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और महिला आपदा प्रबंधन समिति के साथ मिलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन आयोजनों का उद्देश्य महिलाओं को आपदा की स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाने के लिए तैयार करना है। 13वीं बटालियन एनडीआरएफ के एसआई कामता ठाकुर ने कहा कि हर जिले के प्रत्येक स्कूल में जाकर हम छात्रों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। ये 15 दिनों का कार्यक्रम है। जिला रामबन में हमारे 15 दिन का प्रोग्राम है और हर तहसील में हमारा प्रोग्राम है। सीपी और एसएसपी करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि डिजास्टर होने पर किस तरह से अपने आप को बचाना है और पास पड़ोस के लोगों को किस तरह से बचाना है। हाँ, कहीं डिजास्टर होता है तो घबराए नहीं, संयम रखे और ज्यादा जल्द से जल्द उस आदमी को एवोकेट करे और हॉस्पिटल तक पहुंचाए। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। यह पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचारो को दिया जाएगा। मचारो के नाम का ऐलान करते हुए नोबेल कमेटी ने कहा कि हमने हमेशा बहादुरों को सम्मानित किया है। नोबेल कमेटी ने कहा कि मचारो ने वेनेजुएला में लोकतंत्र में ऐसे भविष्य की उम्मीद जगाई है जहां नागरिकों के मूल अधिकार सुरक्षित हों। वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को इस वर्ष शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाएगा। मारिया मचाडो लोकतंत्र समर्थक हैं और अपने देश में 20 साल से लोकतंत्र के लिए शांतिपूर्वक संघर्ष कर रही हैं। वे वेनेजुएला में तानाशाही खत्म कर लोकतंत्र की पूर्ण बहाली के लिए प्रयासरत हैं।
मचाडो ने सुमाते संगठन की भी स्थापना की है, जो लोकतंत्र की बेहतरी के लिए काम करता है। वे देश में निष्पक्ष चुनावों की मांग करती रही हैं। वर्ष 2024 में मारिया मचाडो वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद की दावेदार थीं, लेकिन उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी। मारिया ने वेनेजुएला में विपक्ष को एकजुट किया, सैन्यकरण के खिलाफ लगातार आवाज उठाई और लोकतंत्र को समर्थन दिया। ये तीनों ही काम शांति के नोबेल पुरस्कार की शर्तों को पूरा करने वाले रहे। मचाडो को वेनेजुएला की आयरन लेडी कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मचाडो को स्वतंत्रता सेनानी कह चुके हैं। नोबेल कमेटी ने माना कि मचाडो आजादी की साहसी रक्षक हैं, जो सत्तावादी ताकतों के कब्जे का विरोध लगातार कर रही हैं। To Maria Corina Machado। मारिया कोरिना मचाडो साल 2010 से 2014 तक वेनेजुएला की नेशनल असेंबली की सदस्य रह चुकी हैं। वर्तमान में मारिया मचाडो विपक्ष की नेता हैं। उन्हें 2024 में यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है और येल यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में भी कोर्स किया है। नोबेल पुरस्कार समिति ने उनके नाम का ऐलान करते हुए कहा कि वे वेनेजुएला में ऐसे भविष्य की आशा का प्रतिनिधित्व करती हैं जहां नागरिकों की। आप बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित पूसा में किसानों के साथ संवाद किया। आइए देखते हैं सबकी तस्वीरें। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अन्नदाताओं किसानों के लिए दो विशेष योजनाएं हैं जिनकी शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और साथ ही दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत किसानों को और किस तरीके से उनके उत्पादों का वाजिब दाम मिल सकता है, उत्पादन को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, और इसी को लेकर अब से कुछ देर में हम देखेंगे जो दो नई योजनाएं हैं जिनका शुभारंभ होगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली स्थित पूसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ संवाद किया, उनके साथ बातचीत की और जाना कि किस तरीके से लगातार कृषि क्षेत्र में बदलाव आया है पिछले एक दशक की अगर बात की जाए। और ख़ासतौर से जब हम बात करते हैं इस नए भारत की, जहां पर आज के समय में मोटा अनाज यानी मिलेट्स है, उसमें किसानों की भूमिका सीधे तौर पे नज़र आती है। उसके उत्पादन को लेकर जो महिलाएं हैं प्रसंस्करण के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं। तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की किसानों के साथ दिल्ली स्थित पूसा कैंपस में। और ख़ासतौर से आज जिन योजनाओं की शुरुआत होगी, यानी जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की, जिसके ज़रिए ऐसे 100 जिले चिन्हित किए गए हैं जहां पर कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, वहां पर और किस तरह का बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे किसानों को इनका लाभ मिले। और इसके साथ साथ आपको बता दें, जब बात करते हैं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की, इसके ज़रिए भी न सिर्फ दलहनी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आए बल्कि एक तरीके से पोषण सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण, जिसके बारे में यहाँ मौजूद जो किसान हैं उनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत की। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं महिला किसान इसमें शामिल हैं, अलग अलग राज्यों से जो किसान हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, जिन्होंने अपने अनुभव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा किए। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कैसे आज के समय में वो कृषि के जो आधुनिक रूप हैं, यानी एकीकृत कृषि की जब हम बात करते हैं, उसको अपना रहे हैं। और उसके साथ साथ अब लागत जो है उसको उन्होंने कम किया है, साथ ही अपने मुनाफे को भी बढ़ाया है। इस दौरान महिला किसानों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया और जाना कि वो किस तरीके से देखते हैं इस नए भारत की नई कृषि की अगर बात की जाए, जो कि आधुनिक होती नज़र आती है, और साथ ही और कितना लाभ अभी तक तमाम किसानों को सरकार की योजनाओं का मिल पाया है।
हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज, जानना चाहेंगे आपसे, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं किसानों के साथ। जाहिर तौर पर कृषि की आधुनिकता और उनके अनुभव को लेकर बातचीत ये हुई होगी। मुकुल, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो दिल्ली के पूसा के अंदर आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित तौर पर किसानों की प्रगति और किसानों के बेहतर भविष्य के लिए ये प्रोग्राम आयोजित हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जो कई हजार करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनकी तो शुरुआत हो ही रही है। पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत होगी। आत्मनिर्भर भारत खासतौर से दालों के क्षेत्र में बनाने के लिए जो उसकी शुरुआत होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर उन किसानों से संवाद कर रहे हैं जिन किसानों के लिए पिछले 11 वर्षों में कई योजनाएं परियोजनाओं को जो है लागू किया गया है किसानों के कल्याण के लिए। और हमने यहाँ देखा कि जो आज प्रधानमंत्री हैं वो महिलाओं से भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में जो महिलाओं की भूमिका है उसको बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं। और कृषि के क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, एक तरीके से मुकुल हम कह सकते हैं कि सीधे किसानों से फीडबैक लेना, ये एक सबसे बड़ी बात है। और वो भी सीधे प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं। और ऐसे में ये वो किसान हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में जो विकास की नई गाथाएं हैं वो लिखी हैं, और इनको जो सरकार की परियोजनाएं हैं मोदी सरकार की, उनका लाभ भी इन किसानों को मिला है। और किस तरीके से नई कहानियां, नई इबारतें इन किसानों ने लिखी हैं, एक सबसे बड़ी बात है। आज हम जानते हैं कि 10,000 से ज्यादा एफपीओ से 50 लाख से अधिक किसान जुड़े हुए हैं, जिसमें 1,100 तो ऐसे एफपीओ हैं जो करोड़पति हो गए हैं, 1 करोड़ रुपए से का आर्थिक कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह हम कह सकते हैं कि पैक्स के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकुल सबसे बड़ा फोकस तकनीक पे रहा है, कृषि को तकनीक से जोड़ना। और हम जानते हैं कि कृषि को तकनीक से जोड़ने के बाद भारत न सिर्फ खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। आज भारत खाद्यान्न का आयात नहीं बल्कि निर्यात करता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आज प्रधानमंत्री किसानों से बातचीत कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि हम आज दलहन के क्षेत्र में, खासतौर से जो हम दालों की बात करते हैं, उसमें उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री आज उसी के लिए इन योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें दालों को आयात भविष्य में नहीं करना पड़ेगा। दालों का और खासतौर से तिलहन का जो क्षेत्र है, रकबा है, उसको बढ़ाने के लिए, उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन धान्य योजना की आज शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ पशुपालन के क्षेत्र में, क्योंकि हम जानते हैं कि कृषि के साथ जो पशुपालन जुड़ा हुआ है वो किसानों का सबसे बड़ा धन होता है। और ऐसे में उस धन का स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, ये एक सबसे बड़ा लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का शुरू से ही रहा है। मुकुल, बिल्कुल अनुज, और आज के समय में हम देखते हैं आधुनिक कृषि जो है उसकी झलक इन तस्वीरों में भी नज़र आती है। फिर चाहे ग्रीन हाउस में हम खेती की बात करते हैं, हाइड्रोपोनिक जैसी तकनीकें जो हैं वो हमारे किसान अपना रहे हैं, जो ये बताता है कि किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं और सरकार उनका हर कदम पर साथ निभा रही है। देखिए मुकुल, यही सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से मिल रहे हैं, और तस्वीरों में जो मुकुल आप देख पा रहे हैं वो यही है कि तकनीक के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाना, चाहे वो बागवानी हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो एलाइड सेक्टर हो, ये सबसे बड़ी बात है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पॉली हाउस के अंदर हैं। पॉली हाउस के अंदर किसी भी वातावरण में, किसी भी टेम्परेचर में आप जो है एक अच्छी खेती कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो काफी अलग हैं। यहाँ आंधी, तूफान, बरसात, बाढ़ जैसी जो समस्याएं हैं, उनकी चुनौतियां एक सबसे बड़ी रहती है किसानों के लिए। ऐसे में उन चुनौतियों से निपटना, जो देश की भौगोलिक स्थितियां हैं उनसे पार पाना, उसमें किस तरीके से तकनीक का उपयोग हो सकता है, ये एक सबसे बड़ी बात है जिसके लिए आज प्रधानमंत्री सीधे फीडबैक ले रहे हैं, संवाद कर रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों के किसानों के साथ। और अब बिल्कुल थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री जो हैं यहाँ पर जो किसान आए हैं देश से अलग अलग, उनको भी संबोधित करेंगे और परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल अनुज, थोड़ी देर में ही वो संबोधन होगा, लेकिन कितना महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का जो फोकस कृषि और किसानों के कल्याण पर है, क्योंकि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उसके स्तंभ में ना सिर्फ किसान हैं, युवा हैं, गरीब हैं, महिलाएं हैं, और ये सभी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कृषि से भी जुड़े हुए नजर आते हैं।
देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से प्रयास लगातार मुकुल किए गए हैं, और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो या महीना जाता हो जिसमें कृषि के लिए योजनाओं की शुरुआत ना होती हो, किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं ना होती हों। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है कि देश की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें कृषि की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़े। हम जानते हैं कि अगर किसान आगे बढ़ेगा तो देश खुशहाल बनेगा, और यही क्रम में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई नई और बड़ी सौगातें जो हैं वो किसानों को लगातार देते आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो जी बिल्कुल, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं पॉली हाउस के भीतर प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं किसानों के साथ बातचीत करते हुए। आधुनिक कृषि की जब हम बात करते हैं तो उसी के मॉडल में से ये एक, जो कि जब हम ग्रीन हाउस को देखते हैं, कैसे जब अलग वातावरण रहता है, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तो उसमें भी हम बेहतर उत्पादन ले सकते हैं, बेहतर टिकाऊ खेती कर सकते हैं। और इस तरह के जो मॉडल हैं आज के समय में भारत में काफ़ी प्रचलित हैं। बड़े पैमाने पर जो किसान हैं, फिर चाहे हम बात करें बागवानी की, अलग अलग जो फसलें हैं उनकी बात की जाए, तमाम जो खेती है वो पॉली हाउस के अंदर करते हैं, और उसका ना सिर्फ अपने देश में घरेलू बाजार में बल्कि बाहर भी वो उसको भेजते हैं, यानी उनका निर्यात भी किया जाता है। और प्रधानमंत्री की कोशिश यही कि कैसे जो किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति को हम बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही एक नई सोच जो है, एक नई ऊर्जा हमारे किसानों को प्रदान की, अन्नदाता जो कि ऊर्जादाता भी बने, और उसके साथ साथ कैसे एक किसान जो है वो अपना सफ़र तय कर पाए, कैसे वो एक छोटा उद्यमी बन सकता है और उसके साथ साथ अपना जो व्यापार है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकता है। आज की अगर बात की जाए तो कृषि के क्षेत्र में तमाम अवसर मौजूद हैं, और उन्हीं अवसरों को कैसे हम अपने फ़ायदे में बदल सकते हैं, कैसे उनका प्रशिक्षण किसानों तक पहुंचाया जाए। क्योंकि ना सिर्फ ये बल्कि इससे पहले भी तमाम तरह के जो अभियान हैं वो चलाए गए हैं जिसके ज़रिए किसानों को खेत में ही प्रशिक्षण दिया जाता है। क्योंकि यहाँ एक जो मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया लैब टू लैंड का, उसको सार्थक किया जा रहा है, और साथ ही साथ उनका अनुभव जो रहा है किसानों का, जाहिर तौर पर वो जानते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में भी। दूसरे अलग अलग जो राज्य हैं उनसे किसान यहाँ पहुँचे हैं जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से, किस ढंग से वो खेती करते